नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और आज मैं मुख्यमंत्री निवास पहुंची हूं सीएम विष्णुदेव साय का इंटरव्यू करने। सबसे पहले तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं कैसे। मुख्यमंत्री जी, हालचाल कैसा है आपका? बस बढ़िया है। बढ़िया है आप? जी जी, तो स्वस्थ इंटरव्यू हैं। की शुरुआत करें। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे इंटरव्यू आप दे चुके हैं, लेकिन आज एक युवा होने के नाते जो मैं इंटरव्यू आपका ले रही हूँ, आज युवाओं के भी कई सवाल हैं जो मैं आज आपसे पूछने आई हूँ। तो चलिए इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करेंगे। आपका 2 साल का कार्यकाल, बिना शोर के बहुत काम किया है आपने। क्या वाकई में शोर नहीं हुआ या फिर जनता को शोर दिखा नहीं? मैं जानना चाहूँगी कि 2 साल का जो ये सफ़र रहा बतौर मुख्यमंत्री की कुर्सी कितनी कठिन है सर और कितनी आसान है? देखिए, 13 दिसंबर 2025 को हमारी सरकार के सफलतम 2 साल पूरे हुए और 2 साल कैसे बीता पता भी नहीं चला। काहे कि जब से हम लोग सरकार में आए और मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, तो जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा था, जिसका नाम हम लोग मोदी की गारंटी दिए थे, और मोदी की गारंटी को पूरा करने में इतने व्यस्त हो गए कि 2 साल कैसे बीता पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे फ़ख्र होता है कि 2 साल में मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था, पिछली सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, लेकिन कांग्रेस की 5 साल की सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी बीजेपी की तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और मुझे बताते हुए फ़ख्र भी होता है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 24 घंटा का भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज 2 वर्षों में डबल इंजन सरकार का भी लाभ हुआ। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत भी हो गए और आज हमको लगता है कि 8 लाख 10 लाख से ज़्यादा लोग गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। और फिर और भी बहुत सारे वादे थे। हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, अधिकतर लोग यहाँ पर खेती से जुड़े हुए हैं, तो उनका वादा भी हम लोगों ने निभाया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए और अभी तीसरा साल हम लोग धान खरीदे हैं। और 2 साल का किसानों का बकाया बोनस भी बचा था हमारी सरकार के समय का, जिसको कांग्रेस ने भी अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था। लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद भी बोनस का 1 रुपया उन्होंने किसानों को नहीं दिया, लेकिन हम लोग उसको भी दिए। 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। और हमारी माताओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से महतारी बंधन योजना लागू किए और आज 2 साल के अंदर में 22वां किस्त 15,000 से ज़्यादा राशि हमारी 70 लाख से ज़्यादा माताओं के खाते में अंतरित कर चुके हैं। एक जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जहाँ पर जनजातीय समाज रहता है, गांव में लोग तेंदुपत्ता पर आश्रित होते हैं। ऐसे 12.5 से 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा हुआ है। तेंदुपत्ता का कीमत भी 4,000 से 5,500 मानक बोरा किए। चरण पादुका योजना जो बंद हो गया था उसको फिर से चालू किए। 5,60,000 से ज़्यादा पूरे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर थे, उनको भी 10,000 रुपया देने का वादा था। तो इस तरह से सभी वादों को पूरा किए
और पीएससी जैसे संस्था में घोटाला हुए थे, तो उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होगी, और आज सीबीआई जांच कर रही है और उसमें भी जो दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से मोदी के गारंटी के काम में इतने व्यस्त हो गए कि 2 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि जब आप अब मुख्यमंत्री हैं और जब मुख्यमंत्री नहीं थे, कितना बदलाव आया है आपके दिनचर्या में, आपके कामकाज में? अब देखिए, वैसे तो मेरा सौभाग्य है कि 1990 से 1990 में पहली बार पार्टी के आशीर्वाद के कारण हम विधायक बन गए थे। तब से लगातार विधायक, सांसद, पार्टी का अध्यक्ष, केंद्र में मोदी जी की सरकार में एमओएस, इस नाते जनसेवा करते रहा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों की पार्टी फिर से सरकार में आई और जो मुख्यमंत्री का दायित्व मिला, तो ये बड़ा गुरुतर दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है। तो दिनचर्या तो थोड़ा बदलाव करना पड़ा, कहे कि समय ज़्यादा देना पड़ता है। पहले थोड़ी सी मतलब परिवार के लिए भी समय निकालते थे और इधर उधर और भी घूमने घामने में समय निकालते थे, लेकिन अब वो सब बिल्कुल नहीं निकलता है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि समय का बहुत ख्याल करना पड़ता है और दिनचर्या में ज़रूर फर्क तो पड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार आप दौरे भी करते रहते हैं। जी। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि आपने बताया कि 2 साल का जो कार्यकाल था, किस तरीके से मोदी की गारंटी में सरकार लगी रही और उस काम को पूरा करने का जो आप लोग काम कर रहे थे। लेकिन जो आने वाला 3 साल है, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या विजन है सरकार का? देखिए, एक तो मोदी के गारंटी के अधिकांश काम हम लोगों ने पूरे किए हैं। थोड़ा बहुत जो बचे हैं उसको भी करेंगे, और निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए हम लोग भी काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में यहाँ पर तरक्की हो उसकी चिंता कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में सिंचाई के साधन बढ़ें उसकी भी चिंता कर रहे हैं। हमारे बेटा बेटियों को रोज़गार भी मिले इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और अभी 2 वर्षों में हमको लगता है कि 15,000 से ज़्यादा हमारे बेटा बेटियों को विभिन्न विभागों में नौकरी दे भी चुके हैं। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए नई उद्योग नीति भी लाए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। और नई उद्योग नीति बहुत अच्छी है जिसका देश विदेश में सराहना भी हो रही है। और अभी 1 साल के अंदर ही करीब 8 लाख करोड़ का निवेश भी आया है। और निवेश ही नहीं आया है बल्कि कई चीज़ धरातल में काम भी शुरू हो गया है। और हम लोग नई उद्योग नीति में रोज़गार को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर कोई उद्यमी 1,000 करोड़ का निवेश लाता है या स्थानीय लोगों को 1,000 लोगों को रोज़गार देता है तो उनको विशेष नई उद्योग नीति में इंसेंटिव देने का प्रावधान किए हैं। इस तरह से है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। और जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो मतलब केरल प्रांत से भी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन पिछले 4 दशकों से उससे भी ज़्यादा समय से नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता रहा। तो आज हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार भी है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का दृढ़ संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे जवानों के साहस को भी नमन करते हैं। उसके कारण आज यहाँ पर नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी ने डेडलाइन भी तय कर दिया है। 31 मार्च
26 को पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करना है, तो उनका संकल्प भी पूरा होते दिख रहा है। तो उसके बाद जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, जो 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक विकास से वंचित रहे, वहाँ भी वैसे तो हम लोग 2 साल में नियत नीलानार योजना के माध्यम से करीब 400 से भी ज़्यादा गाँवों में सड़क, बिजली, पानी, राशन, वहाँ पर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब पहुँचा पाने में सफल हो रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त होने के बाद वो पूरा इलाका में ही मतलब विकास हम लोग करेंगे, इसके लिए पूरी प्लानिंग है जी और वो सब करेंगे। बिल्कुल। मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि जब 2023 में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार एक साथ बनती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, लेकिन आज सबसे ज़्यादा चर्चा होती है छत्तीसगढ़ की। वजह है नक्सलवाद पर लगातार प्रहार की। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब नक्सलवाद जड़ से ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में रहते हुए आपने नक्सलवाद को बहुत पहले से बहुत करीब से देखा है मुख्यमंत्री जी। नहीं, लगता नहीं था कि इस हो पाएगा समस्या का समाधान कभी होगा कि नहीं, लेकिन आज जब कर पा रहे हैं तो बहुत खुशी होती है और सौभाग्यशाली भी समझते हैं कि हमारे समय में ये सब काम हो रहा है। और इसके लिए बहुत आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के, कि उनके आशीर्वाद से और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण ये सब कर पा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में क्योंकि ये बात दर्ज हो जाएगी, जब भी नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र होगा तो आपकी सरकार का भी जिक्र होगा, बतौर मुख्यमंत्री आपका भी बार बार जिक्र होगा। जी, ये तो सौभाग्य होगा हम लोग के लिए। जी जब भी आपके नाम का जिक्र होता है सीएम विष्णुदेव साय, तो लोग कहते हैं सरल और सौम्य, वो अपने आप जुड़ जाता है। कई बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, वो अभी हाल ही में जब पहुंचे थे तो मे फेयर वाला मैं उनका एक भाषण सुन रही थी, जिसमें उन्होंने आपकी सरलता को लेकर फिर कहा कि जिस सरलता से आप काम कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कर लेते हैं और कैसा लगता है कि बार बार आपको सरल सौम्य से ही संबोधित किया जाता है? अब हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के भी और माननीय गृह मंत्री जी के भी, कि अपने उद्बोधन में हम लोग की तारीफ करते हैं कि उनका हम लोग के प्रति आशीर्वाद और स्नेह है और उससे निश्चित रूप से हम लोगों को काम करने में एक नई ताकत मिलती है, एक नया ऊर्जा मिलता है। फिर हम लोग मतलब दोगुने उत्साह के साथ काम में जुड़ते हैं। जी मुख्यमंत्री जी, हम देखते हैं कि चाहे नया रायपुर की बदलती तस्वीर की बात हो या छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर, क्योंकि बस्तर भी नक्सल मुक्त हो रहा है, कई बदलाव आ रहे हैं, निवेश भी लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है और इस पर कोई दोहराई नहीं है कि सरकार इस पर बेहतर काम कर रही है। लेकिन लगातार आपके कुछ मंत्रियों के कामकाज और उनके विभाग को लेकर सवाल भी उठते रहते हैं, तो कैसे ठीक करेंगे इसको मुख्यमंत्री जी आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये ठीक है कि हमारे मंत्री परिषद में कई नए मंत्री हैं जो पहली बार विधायक बने हैं और मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनको पहले भी संगठन में और विभिन्न पदों में काम करने का अनुभव है। कोई ऐसा नहीं है कि सीधे पहली बार विधायक बने और मंत्री बने, उसके पहले उनका लंबा अनुभव भी रहा है और सब अच्छे से मंत्रालय चला रहे हैं। अगर बोलते हैं हमको तो हम बोलते हैं कि भाई कहाँ पर शिकायत हो, ऐसी हवा में बात करने से तो नहीं चलेगा ना। विपक्ष अब हाँ, एथेंटिक बात करिए, एथेंटिक बात करिए। निश्चित रूप से मतलब अगर उसमें सत्ता होगा तो फिर सरकार उसमें एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, एक जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं जाम को लेकर, जो सड़कों में जाम लग जाता है उससे जनता कई बार परेशान रहती है, सड़कों की कई जगह पर समस्या सामने आती है, तो क्या सरकार का कोई विजन है इस समस्या को दूर करने का, आगे की कोई प्लानिंग है? जी बिल्कुल, सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का। और आज अगर रोड के सेक्टर में जो काम हुए हैं जी, वो छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में भी हुए हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी पार्टी को, अपने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की
आज हमारे देश के लाखों गांव बारामासी रोड, डामर रोड से जुड़ रहे हैं। और आदरणीय नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, आज उनका भी बहुत आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में रहता है और यहाँ नेशनल हाईवे तमाम बन रहे हैं। आज रायपुर से सीधा विशाखापट्टनम भारतमाला रोड बन रहा है, बिलासपुर से सीधा धनबाद बन रहा है, कितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं। और पिछले 2 साल में हम लोग काफ़ी नया रोड भी बनाए हैं और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया रोड, उसको भी सुधार किए हैं, उस पर भी पैसा खर्चा किए हैं। और मैं तो अभी जो सुशासन तिहार हम लोग चलाए थे उसमें बहुत हम बाई रोड भी यात्रा किए हैं, ट्रैवल किए हैं, तो काफ़ी सुधार हुआ है और धीरे धीरे लगातार सुधार रहे हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, आजकल हम देखते हैं कि आप अलग अलग ज़िले के दौरे पर जाते हैं, चाहे अभी 2 दिन पहले ही आप गए थे पेंड्रा मरवाही, वहाँ पर भी आप नाइट स्टे किए। कभी आप बस्तर के सुदूर इलाके जहाँ पर बड़े बड़े नेता नहीं पहुँच पाते थे, कोई जाने से भी डरता था, वहाँ पर भी आप रुकते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जनता के बीच में वो जुड़ाव बनाना चाह रहे हैं? कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? कैसा लगता है आपको उस दौरान? बिल्कुल, देखिए हम लोग प्रदेश के हित में, जनता के हित में योजना तो बनाते हैं जी। और उसको प्रयास भी होता है कि ये लोगों तक पहुँचे। लेकिन अगर हम लोग कहीं ज़िले में जाके वहाँ रात्रि विश्राम करते हैं तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है, हो जाती है। उनके अनुभव मिलते हैं जी, और वास्तविकता में क्या हो रहा है प्रदेश में ये पता चल वो भी पता चलता है और आगे उस दृष्टि से सरकार चलाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए हमने शुरुआत किया है। अभी 3 जिले हुए हैं, अभी 16-17 को भी हम फिर जा रहे हैं कोरिया जिला, जी। वहाँ भी हमारा नाइट स्टे है। तो वहाँ पर हर तरह के लोगों से, समाज के लोगों से, सबसे अलग अलग मुलाकात करते हैं, सरकार के विषय में फिर उनसे फीडबैक जानते हैं जी। कि सरकार कैसी चल रही है, उनका क्या सुझाव है। तो ये बहुत हमको लगता है इससे निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, जनता से जुड़ाव भी बना रहता जनता है। से जुड़ाव भी बनता है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, हम लगातार नक्सलवाद के खात्मे की भी बात कर ही रहे हैं, क्योंकि जैसा कि जो डेडलाइन है वो बहुत नज़दीक है। 2026 31 मार्च की डेडलाइन बहुत नज़दीक आ चुकी है। लगातार प्रहार भी जारी है। नक्सलवाद का खात्मा तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बस्तर में क्या? बस्तर के लिए क्या विजन है, क्या प्लानिंग है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि नक्सलवाद तो समाप्त हो रहा है, जी। ये तो होके रहेगा। लेकिन जो 4 दशकों से भी अधिक समय से जो विकास से वंचित हैं, वहाँ तक विकास तो पहुँचाना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि नियत नीलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना हम लोगों ने शुरू किया है और लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और गांव आबाद होते जा रहे हैं। तो नियत नीलानार में हमारे सरकार के विभागों की जो योजनाएं हैं उनको हम लोग वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, पानी पहुँच रहा है घरों में, राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आपका दूरसंचार के साधन वहाँ खड़े कर पा रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। इस बार पहली बार गणतंत्र दिवस में करीब 43 गांव में ध्वजारोहण हुआ है, जहां पहले कभी ध्वजारोहण नहीं हुआ, उधर खाली गोलीबारी। अभी कन्या विवाह में हाँ, कई आत्मसमर्पित नक्सलियों का 4 जोड़ी विवाह भी आत्मसमर्पित हमारी बेटियों की शादी बिल्कुल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में संपन्न हुआ। उसके पहले जगदलपुर में 4 जोड़ी का और पहले संपन्न हुआ था, उसमें भी हम शामिल हुए थे। और जो बस्तर ओलंपिक 2 साल से करा रहे हैं, बस्तर पंडुम कराए हैं, जिसमें लगातार लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो इस बात का ये पूरा प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग विकास चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं और बड़ा सौभाग्य है कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो जो बेस्ट विलेज पर्यटन के हिसाब से चयन किया है, उसमें हमारा एक गांव धुड़मारास भी है।
होम स्टे को हम लोग वहाँ बढ़ा रहे हैं। फॉरेनर टूरिस्ट जो आते हैं वो कोई होटलों में रहना पसंद नहीं करके लोगों के घरों में रहना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके जैसा भोजन करना, उनके साथ खेतों में काम करना, उनकी संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं और इससे सीधा सीधा लाभ उस परिवार को होता है, आर्थिक लाभ होता है। तो होम स्टे को भी हम लोग उद्योग नीति में शामिल किए हैं और हमारे लोगों के कमरे बन जाएं, इसलिए 5-5 कमरे तक बनवाने में सरकार सहयोग कर रही है। पशुपालन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। एनडीडीबी से समझौता हुआ है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से और 2-2 गायें उधर परिवार को दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को हम लोग बढ़ाने के लिए सिंचाई का साधन बढ़ा रहे हैं और जो बस्तर जहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका वैल्यू एडिशन करा के वहाँ के लोकल लोगों को उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी वहाँ की महिला हेल्थ ग्रुप की माताएं हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस से कई तरह का वो प्रोडक्ट तैयार करके उनको अच्छा मार्केट भी मिल रहा है। तो ये सब सारा प्रयास वो चल रहा है और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा ही कि सबसे सुंदर आदिवासी संभाग बस्तर को बनाएंगे, देश का सबसे सुंदर आदिवासी संभाग बनाएंगे और इसके लिए पूरी तरह से संसाधन की व्यवस्था होगी। तो हम लोग बिल्कुल जिस तरह से कोई परिवार अपने बीमार बच्चे का देखभाल करता है उस तरह से हम लोग पूरे बस्तर क्षेत्र का देखभाल करें और उसका नतीजा भी दिख रहा है मुख्यमंत्री जी 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 जी। अब ये तो राज्य की राजनीति की बात हो गई, अब थोड़ा सा केंद्र की राजनीति की भी बात कर लेते हैं और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने काम किया, आपके साथ भी उनके संबंध अच्छे रहे हैं हमेशा से। सही सही बताइएगा, जब उनके नाम का ऐलान हुआ था तो आपके मन में क्या आया था? जब माननीय नितिन नवीन जी की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुई तो जो खुशी हुई उसको व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। अपार खुशी हुई क्योंकि लंबे समय तक उनके साथ काम करने का अनुभव भी रहा। वो संगठन सह प्रभारी के रूप में यहाँ पर काम शुरू किए, बाद में संगठन के प्रभारी हुए और उनके मार्गदर्शन में हम लोग चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय का चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली। ये सब आदरणीय नितिन नवीन जी के मतलब अनुभव, उनका संगठन की क्षमता, ये सब का ही परिणाम है। ठीक है मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और है क्योंकि अभी हम लोग इसको लेकर बीच बीच में खबर भी चलाते हैं कि निगम मंडल की नियुक्ति कब होगी और मुझे लगता है वो आप ही बता सकते हैं कि निगम मंडलों की नियुक्ति कब होगी। देखिए, अधिकांश निगम मंडलों में नियुक्ति हो गई है जी। थोड़े बहुत बचे हैं, कहीं सदस्यों की नियुक्ति बाकी है, वो सभी लगातार करते जा रहे हैं और जल्दी ही सभी निगम मंडलों में नियुक्ति पूरी हो जाएगी। जी मुख्यमंत्री जी, अभी छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, इस बार का बजट छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कैसे खास रहने वाला है? बिल्कुल अच्छा रहेगा, पूरा समावेशी रहेगा, सभी वर्गों के लिए उसमें चिंता किया जाएगा और बहुत अच्छा बजट रहेगा। ठीक है मुख्यमंत्री जी, अब ये सारे सवाल तो हो गए, अब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ अगर आप इजाज़त दे तो? पूछिए। चलिए ठीक है, आपसे इजाज़त मिली गई है तो ये बताइए कि अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कभी आपका मन नहीं होता कि आज मैं भी अपने नाती के साथ बाहर जाऊं, मैं अपने बच्चों के साथ आज ये करूं, मैं आज अपनी वाइफ को लेकर यहाँ जाऊं, कभी आपके मन में ये सब नहीं आता? आता तो है लेकिन उतना टाइम मिलता नहीं है। वैसे छुट्टियों में नाती नतनी आ जाते हैं यहाँ पर, है कि पास में ही उनका धमतरी में रहते हैं तो आ जाते हैं, तो उनके साथ कभी कभी थोड़ा टाइम तो बिता ही लेते हैं। और श्रीमती जी वो भी सोशल वर्कर हैं, अभी तो उनको अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी मिला है और धार्मिक कार्यक्रमों में भी वो लगे रहती हैं। जी। और पूरा हमारा क्षेत्र भी विधानसभा में भी
वहाँ के सामाजिक कामों में, शादी ब्याह में, सब में अपनी उपस्थिति दर्ज दर्ज करा के कराती हमारी कमी को पूरा करती दूर हैं, करने का प्रयास करती हैं। ये तो है। तो इस तरह से वो भी स्वयं में व्यस्त बिल्कुल, रहती मैं हैं। उनका इंटरव्यू ले हाँ। चुकी हूँ, तो ये सारी बातें मुझे पता है कि कैसे आप जब यहाँ पर व्यस्त हैं तो वो बाकी चीज़ें मैनेज करती है। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वहाँ से मुझे इशारा मिल चुका है कि क्लोज करो, लेकिन मेरा 2 सवाल है पर्सनल, वो मुझे पूछना है आपसे। जेनजी का ज़माना है, तो जेनजियों से जुड़ा क्वेश्चन है कि आजकल जेनजी टी शर्ट, जीन्स, ये सब कूल लुक में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सीएम विष्णुदेव साय को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? शर्ट पैंट, जीन्स टी शर्ट या कुर्ता पैजामा पहनना? देखिए, एक समय था तो जीन्स भी पहने, टी शर्ट भी पहने, सब बट पहने, लेकिन दिल अब तो बच्चा है हाँ, जी। मुख्यमंत्री के नाते तो कुर्ता पैजामा और ये बंडी पहनना ही ज़्यादा अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। अच्छा लगता है। लेकिन आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा है इसमें? अब तो यही हो गया, पैजामा कुर्ता और बंडी ही हो गया। ठीक है मुख्यमंत्री जी, 21 फरवरी की बात करूंगी, क्योंकि 21 फरवरी आपका जन्मदिन का दिन है और विस्तार परिवार की ओर से पहले से ही आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जी धन्यवाद। लेकिन इतना मैं जानती हूँ, 21 फरवरी आप बगिया में ही मनाते हैं, आप जशपुर ही जाते हैं, आप दिल्ली में रहे तब भी या फिर आप रायपुर में रहे, आप कहीं भी रहें, तो क्या कारण है? ज़रूरी है कि माँ के बिना जन्मदिन नहीं मना पाते मुख्यमंत्री जी, ऐसा माने, या फिर अपने लोगों के बीच में ही जन्मदिन में रहना चाहते हैं? एक तो देखिए, माँ का आशीर्वाद लेना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, काहे कि हमारी माँ भी बहुत स्ट्रगल की हैं। जी। हम जब 10 साल के थे तब पिताजी का साया हम लोग के सर से उठ गया, और तब से हमारी माँ, मतलब माता और पिता दोनों का दायित्व संभाल के हम लोगों को, मतलब पाल पोस के जी। बड़ा करके पढ़ाई लिखाई और इस काबिल बनाई, तो उनका आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद हमारा परिवार भी बहुत बड़ा परिवार है, तो इतना बड़ा परिवार है कि हम लोग अपने परिवार के सबको नहीं पहचान पाते हैं जी। कि कौन किसके बच्चे हैं। तो कभी एक साथ होना होता नहीं है। तो कई वर्षों से हम एक परंपरा शुरू किए हैं कि अपने जन्मदिन के अवसर पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करते हैं और पूरा परिवार कथा सुनते हैं और सबका एक साथ भोजन होता है, और परिवार के साथ साथ हमारे वहाँ के गांव के लोग आ जाते हैं, आसपास के हमारे कार्यकर्ता आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम कई वर्षों से अपना जन्मदिन मनाते हैं। जी। तो इसीलिए इस साल भी 21 फरवरी को हम गांव में ही रहेंगे, वहीं जन्मदिन मनाएंगे। जी जी, शाम को आ जाएंगे जी जी। रायपुर। ठीक है, फिर हम लोग आपसे मिलने आएंगे, जी, आप बिल्कुल का बर्थडे मनाने। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी अपना समय देने के लिए, और सारे सवालों के जवाब इतने स्पष्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। विस्तार जी, से आपका भी खास बहुत बात बहुत करने के धन्यवाद, लिए। और पूरे विस्तार परिवार को धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, सीएम विष्णुदेव साय ने सारे सवालों के जवाब भी दिए, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए मैंने सोचा आज मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी और आपके सारे सवालों का जवाब खुद लेकर आऊंगी।